अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे कोर्स कोड PSY 505 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 5 एंड द लेसन इज कोग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। हम डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू पियाजे अर्ली चाइल्डहुड में कोग्निशन किस तरह डेवलप होती है। द वर्ड कोग्निटिव इज रफली इक्विवेलेंट टू थॉट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट ऑफ थॉट। कॉग्निशन क्या होता है कि हमारी थॉट, हमारी जो सोच है वो किस तरह डेवलप करती है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारी थॉट का वो है इंटेलिजेंस। पियाजे के मुताबिक जो हमारी डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है वो क्या चीज़ है कि इंडिविजुअल किस तरह अपने सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे क्या है कि ये दो प्रोसेस में उन्होंने डिफाइन किए, ऑर्गेनाइजेशन एंड अडॉप्टेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरह इंटीग्रेट करता है, रिलेट करता है किसी दूसरे के साथ। एंड अडॉप्टेशन इस कोई भी साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरह मॉडिफाई करता है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में। जो अडॉप्टेशन है वो असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन पे मुश्तमिल होती है। असिमिलेशन क्या होगा कि आप किस तरह अपने नए एक्सपीरियंस को पुराने एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करते हैं, और किस तरह आप अकोमोडेशन में नए एक्सपीरियंसेस को मॉडिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे यहाँ पर 4 स्टेजेस हैं ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट के। सेंसरी मोटर पीरियड, प्री ऑपरेशनल पीरियड, और इनके जो पीरियड्स हैं 7 to 11, 11 to ऑनवर्ड्स, ये MCQs के लिहाज से आप लोगों ने याद रखने हैं। बात हो रही है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ के आए हैं। जो मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज की वो है सिंबॉलिक फंक्शंस। सिंबॉलिक फंक्शंस क्या होता है कि एक एबिलिटी है जो कि आप किस तरह सिंबल्स को लर्न करते हैं। ठीक है। किस तरह मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। और जो मोस्ट कॉमन असेंबल उन्होंने बताया वो है कि किस तरह आप सबसे पहले स्पोकन बोलते हैं और रिटन लिखते हैं। 3 वेज हैं जिसके अंदर चिल्ड्रंस जो है वो सिंबॉलिक फंक्शंस शो करते हैं। द फर्स्ट इज डेफर्ड इमिटेशंस, सिंबॉलिक प्ले एंड लैंग्वेज। डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है? डेफर्ड इमिटेशंस में क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो है, जो चाइल्ड है, इंडिविजुअल है, वो किस तरह एक्शंस को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद उसे खुद उस तरह एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि राजू है जिसकी एज 3 ईयर है, वो अपने फादर को शेव करते हुए देखता है, और उस वक्त जब उसके फादर शेव करके चले जाते हैं वो वक्त गुजर जाता है। उसके बाद वो कहीं छुप कर उसी तरह एक्ट करने की कोशिश करता है, उसी तरह शेव करने की कोशिश करेगा। इन सिंबॉलिक प्ले में क्या होता है कि चिल्ड्रंस जो हैं वो मेक एन ऑब्जेक्ट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। जैसे कि शुभा जिसकी एज 4 है, उसके पास एक डॉल है और वो अपने फिंगर के जरिए उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही है या फीड करवाने की, मतलब जैसे फीडर पकड़ा जाता है इस तरह वो उसके मुंह में अपनी फिंगर डाल के तो उसे ये फील कर रही है कि शायद मैं उसे फीड करवा रही हूँ, क्योंकि उसके पास फीडर नहीं है, उसके पास कोई बॉटल नहीं है, और वो अपनी फिंगर्स को मतलब एक किस्म का रिप्रेजेंट कर रही है एज अ फीडर। और वो फिर हंसती भी है, और उसकी ये जो स्माइल है वो हमें ये शो करवाती है कि उसे पता है कि ये एक रियल बॉटल नहीं है, ये उसकी फिंगर्स हैं। लैंग्वेज में क्या होता है कि सिंबॉलिक फंक्शंस मोस्ट जो इम्प्रेसिव होता है लैंग्वेज में वो है सिंबॉलिक फंक्शंस। ठीक है। जो प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रंस जो होते हैं वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और अब्सेंट थिंग्स को भी स्टैंड करने के लिए, ऐसे हमने ऊपर देखा कि उसके पास बोतल नहीं है लेकिन वो अपने फिंगर्स का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है। और प्री ऑपरेशनल पीरियड ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो 2 years ऑफ द एज से बिगन स्टार्ट होता है, और ये चाइल्ड की जो मेंटल डेवलपमेंट होती है ये अंटिल 7 years तक रहती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो कि ऑपरेशनल थॉट्स में, मतलब ये सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस से डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट, रिप्रेजेंटेशनल थॉट इज फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल। रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स जो होती हैं ये फास्टर होती हैं और मोर फ्लेक्सिबल होती हैं सेंसरी मोटर की निस्बत। रिप्रेजेंटेशन थॉट में क्या होता है कि जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि एक बच्चा है, उसके पास एक कश्ती है। अब वो सोचता है कि वो इसे किसी मड में जाके चलाए, किसी पौंड में जाके चलाए, लेकिन अचानक उसके माइंड में आता है कि उसकी मदर उसे ये अलाउ करेंगी या नहीं, और ये भी हो सकता है कि पौंड में उसकी कश्ती डूब जाए, गुम हो जाए। सेकंड इज रिप्रेजेंटेशनल थॉट इज नॉट लिमिटेड टू गोल ऑफ कनक्रिएट एक्शंस। फिर वो जब बच्चा ये काम करता है तो वो उसमें क्या होता है कि री एग्जामिन करता है अपने नॉलेज को। वो सोचता है कि जब लास्ट टाइम उसने ये एक्ट किया था तो उसके
जो कश्ती थी वो, जैसा हमने पहले पढ़ा कि पौंड में डूब गई थी, गुम हो गई थी। एंड द रिप्रेजेंटेशनल थॉट इनेबल चिल्ड्रन टू डील विद नंबर्स एंड सच क्वालिटीज एज साइज। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा कि पहले उसने ये, उसके माइंड में ये चीज आई कि वो ऐसा करे, सोच आई। फिर उसने अपने प्रीवियस नॉलेज को री एग्जामाइन किया और सोचा कि ऐसा करने से क्या नतायज हो सकते हैं। देन उसने डिसाइड किया कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर जो बात हुई कि किस तरह जो इंडिविजुअल जो चिल्ड्रन होते हैं वो नंबर्स और साइज के साथ मतलब उन्हें कैसे डील करते हैं। अगर एक बच्चे के पास एक बोट है तो उसे पता है कि ये उसके पास सिंगल बोट है, एक बोट है, और उसने उससे ज्यादा दो या तीन बोट्स नहीं देखी, और अगर उससे उससे ज्यादा बोट्स दे दी जाए तो वो ये समझ लेगा चीज ये कि ये एक से ज्यादा है। मतलब वो नंबर्स के साथ साइज के साथ डील करना स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशनल थॉट को कोडिफाइड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सोशलाइज किया जा सकता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि अपनी थॉट्स को ट्रांसलेट करने के काबिल हो जाते हैं, चाइल्ड कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ। कुछ लिमिटेशंस हैं प्री ऑपरेशनल थॉट्स की, कि जो प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रंस होते हैं वो क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते रियलिटी और फैंटेसी में। मतलब उनके जो आंसर्स होते हैं, अगर आप उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं वो बड़े अनलॉजिकल होते हैं। उन्हें जो बात सिर्फ साफ सीधी नजर आ रही होती है, जो उनके माइंड में आ रही होती है, वो वैसा जवाब देते हैं। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के आंसर नहीं करते, वो मतलब रियलिटी को में डिफरेंशिएट करके आपको आंसर्स नहीं करते। और इसकी समझ आपको आएगी जब हम लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे। एंड आवर फर्स्ट लिमिटेशन इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में बात हो रही है कि जो प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रंस होते हैं वो टेंड टू सेंट्रेट, दे फोकस वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन। वो सिर्फ सिचुएशन के एक ही एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे, और उस पर फोकस करते हुए उन्हें जितनी बात समझ आएगी वो उसका आंसर कर देंगे, और वो दूसरे तमाम आर्डर्स को निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो कि पियाजे ने किया कि उन्होंने दो ग्लास लिए जिनके जिनमें जो पानी था वो सेम था, पानी की क्वांटिटी सेम थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक और ग्लास लिया जो कि जिसकी लेंथ ज्यादा थी, जो ज्यादा लंबा था, बिगर था दिखने में, लेकिन उसकी जो विड्थ थी वो इतनी कम थी कि उसके अंदर पानी उतना ही आना था जितना कि दूसरे ग्लास में था, लेकिन उसका साइज दूसरे ग्लास से बड़ा था। अब उन्होंने क्या किया कि वो जो बड़े शेप वाला ग्लास था वो भी सामने रखा और उस ग्लास से पानी उठा के उसमें डाल दिया। अब पानी उसमें भी उतना ही आया और उसमें भी उतना ही आया। और उन्होंने बच्चे से पूछा कि किस ग्लास में पानी ज्यादा है। तो बच्चे बच्चे ने आंसर किया कि जो बड़ा ग्लास था इसमें पानी ज्यादा है। ठीक है। अब उसने कोई लॉजिक नहीं देखा, उसने बस ये देखा कि इफ वन ग्लास लुक्स बिगर दिस सीम्स द थिंक इट मस्ट बी अ बिगर। उसने देखा अगर ग्लास बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसी में पानी ज्यादा है। उन्होंने कोई क्वांटिटी पे फोकस नहीं किया, उसने कोई फैक्ट्स नहीं देखे, लॉजिक नहीं देखा कि मतलब उसमें भी उतना ही पानी था। इतनी इतनी सोच नहीं होती उस वक्त बच्चों में। इरिवर्सिबिलिटी में क्या होता है कि फेलियर टू अंडरस्टैंड दैट एन ऑपरेशन कैन गो टू वेज। उस ऑपरेशन को समझने में वो समझ नहीं सकते जो कि टू वेज में हो रहा होता है। जैसे हमने देखा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की, कि एक गिलास से पानी दूसरे में डाल दिया। अब उन्होंने उस ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस नहीं किया, उन्होंने उस क्वालिटी को नहीं देखा, उन्होंने पोजीशन को नहीं देखा, उन्होंने बस देखा कि किस कौन सी चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है तो उसी के मुताबिक उसका आंसर कर दिया। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जो होती है उसके टू बेसिक टाइप्स हैं, डिडक्शन एंड इंडक्शन। देखते हैं डिडक्शन क्या होता है। डिडक्शन गोज फ्रॉम द जनरल टू द पर्टिकुलर एंड इंडक्शन गोज फ्रॉम द पर्टिकुलर टू जनरल। अब डिडक्शन किस तरह जनरल टू पर्टिकुलर होती है कि आप कहें कि किसी भी जनरल बात को आप पर्टिकुलर बना के पेश करें, कि आप कहें कि ईटिंग अ लॉट ऑफ कैंडी कैन मेक पीपल सिक। अगर आप ज्यादा कैंडी खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, बच्चा सिर्फ इतनी बात समझता है। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है कि पर्टिकुलर टू जनरल। आप एक बच्चे ने सोचा कि मैंने कल कैंडी खाई थी, मैं बीमार हो गया था। लास्ट वीक मेरे दोस्त ने कैंडी खाई, मैंने कैंडी खाई, मैं फिर बीमार हो गया। और फिर यही ऐसा ही सेम मेरे दोस्त के साथ भी हुआ, तो इसका मतलब है कि अगर हम कैंडी खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर से एक जनरल रीजन बना के पेश की गई है। प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन में पियाजे ने कहा कि डोंट थिंक अलोंग अदर ऑफ दीज लाइंस के, सॉरी, इंस्टेड दे रीजन बाय ट्रांसडक्शन। ये मैंने ऊपर पढ़ा है कि वो ये नहीं देखते कि ट्रांसडक्शन के बारे में, दे मूव फ्रॉम वन पर्टिकुलर टू अनदर पर्टिकुलर विदाउट टेकिंग द जनरल इनटू अकाउंट। जैसे कि उन्होंने किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ कि उसने अपनी सिस्टर के बारे में बुरा सोचा, वो बीमार हो गई। तो अब बच्चे के माइंड में सिर्फ यही आएगा कि उसने उसके बारे में, अपनी सिस्टर के बारे में बुरा सोचा था, इसलिए वो बीमार हो गई है। जो दो एक एक साथ दो चीजें पेश आई तो उसने उसे ही इलॉजिकली बस अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिया। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है?
ईगोसेंट्रिज्म एक इनएबिलिटी है चीज़ों को देखने की फ्रॉम द अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चे सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। यहाँ भी प्याजे ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक बच्चे को टेबल पे बैठाया और उसके सामने कुछ माउंटेन्स रखे, और उसमें उसने बच्चे को कम नजर आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसने डोल जो थी, बच्चे को ज्यादा नजर आता, बच्चे की हाइट हाइट ज्यादा थी। डोल रखती जिसकी हाइट बहुत छोटी है और वो टेबल से नीचे है। ठीक है, अब उसने बच्चे से पूछा कि डोल को माउंटेन किस तरह दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चे ने डोल के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखा, बच्चे ने अपनी तरफ देखा, वो अपना देखा कि उसे लार्ज माउंटेन्स नजर आ रहे हैं एंड इस साइड के माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। उसने सिर्फ जो अपना उसका पॉइंट ऑफ व्यू था वो बयान कर दिया, उसने ये डोल का पॉइंट ऑफ व्यू लिया नहीं कि उसकी तरफ से कितने नजर आ रहे होंगे या उसकी हाइट छोटी है उसे कम नजर आ रहे होंगे। प्याजे लुक, दिस इज प्रूफ दैट दे कुडंट इमेजिन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इस एक्सपेरिमेंट के बाद प्याजे ने ये प्रूफ दिया कि जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज को इमेजिन नहीं कर सकते। और फिर उसने ये भी कहा प्याजे ने कि ईगोसेंट्रिज्म कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये एक सेल्फ सेंटर्ड होती है। मतलब एसेंट्रेशंस होती है कि बच्चे दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ सकते, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर फोकस करते हैं। यहाँ पर कुछ स्पीच डिसऑर्डर्स की बात हो रही है। देयर मैंने डिफरेंट चाइल्डहुड स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बयान किए गए हैं डिलेड एंड शटरिंग। अब डिलेड स्पीच क्या होती है कि मोस्टली चिल्ड्रंस जो से होते हैं से देयर फर्स्ट वर्ड्स विद इन अ फ्यू मंथ्स, पहले कुछ मंथ्स में अपना पहला लफ्ज बोलते हैं। 18 to 24 मंथ्स में जाके वो फिर कुछ दो या दो से ज़्यादा लफ्ज या सेंटेंस बोलना स्टार्ट करते हैं। अगर फ्यू मंथ्स बच्चे की नॉर्मल स्पीच जो है वो डिले हो जाए तो उसको बारे में सोचना चाहिए कि इसे कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। सब नॉर्मल चिल्ड्रन बिगन टू स्पीक मच लेटर देन अदर्स। कुछ नॉर्मल चिल्ड्रन भी होते हैं जो कि दूसरे से बहुत लेट जाके बोलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप वो ज्यादा अरसे तक नहीं बोलते तो आपको इस चीज को देखना चाहिए कि ये किसी डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर में फॉल तो नहीं कर रहा। इन सम केसेस में फेलियर टू स्पीक होता है, एक अर्ली साइन होता है ऑटिज्म का, डेफनेस का, मेंटल रिटार्डेशन का एंड सम अदर स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ब्रेन डैमेज का। और ये किस वजह से होते हैं कि आपकी लैक ऑफ इंकरेजमेंट, वर्बल स्टिमुलेशन फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट्स की तरफ से आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रही होती, इंकरेजमेंट कम होती है, या आप पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो ये वजह हो सकती हैं। शटरिंग, शटरिंग रेफर्स टू द इंटरप्शन ऑफ स्पीच फ्लुएंसी। जब स्पीच फ्लुएंसी में जो इंटरप्ट किया जाता है ये शटरिंग को रेफर करता है। और बहुत सारे पीपल्स जो उनसे होते हैं वो मैनी पीपल शटर ऑन ओकेजन एंड स्पीच हेजिटेशन इन यंग चिल्ड्रन इज वेरी कॉमन फिनोमिना। यंग चिल्ड्रन में ये बहुत कॉमन फिनोमिना होता है। और के मतलब आप आपके अंदर शटरिंग होती है, इसके काजेस क्या होते हैं कि एक्लॉजिकल थ्योरीज ऑफ शटरिंग ने डिवाइड किया है कि बायोजेनेटिक और साइकोजेनेटिक काजेस होते हैं। अब बायोजेनेटिक कॉजेज क्या होते हैं कि जो बायो ऑर्गेनिक व्यू है वो सजेस्ट करते हैं कि शटरिंग जो होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑर्गेनिक इम्पेयरमेंट की वजह से मतलब कॉज होती है। तो साइकोजेनेटिक पोजीशन जो होती है वो मेंटेन की जाती है कि शटरिंग जो है वो एक लर्निंग बिहेवियर है। वन पर्टिकुलर लर्निंग थ्योरी मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय ब्लडस्टीन ने एक इसका मॉडल भी दिया जो कि हम स्टडी करते हैं। उन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चाइल्ड है, चाइल्ड टेक्स फॉर ग्रांटेड दैट ही और शी विल फेल इन स्पीकिंग, वो नहीं बोल पा रहा है, तो ब्लडस्टेन फर्दर नोट्स दैट शटरिंग अकर्स प्रिमरली इन सोशल सिचुएशन। शटरिंग जो होती है ज़्यादातर सोशल सिचुएशंस में अकर होती है। कि जब बच्चा टेंस होता है उसे इनसिक्योर अनकंफर्टेबल माहौल दिया जाता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो शटरिंग का फेस करे। एज पोलो रिमार्क्स के पर्सन डजंट शटर सो मच व्हेन ही और शी फील कॉन्फिडेंट। बच्चा अगर कॉन्फिडेंट होगा तो वो शटर नहीं करेगा, ये उसके कॉन्फिडेंस पे और उसकी इंकरेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो शटर करता है या नहीं। ब्लड स्टेन्स ने भी सेवरल उन्होंने कहा कि जो इन्वायरमेंट कंडीशंस होती हैं ये सबब बनती हैं पुअर सेल्फ कंसेप्शन की डेवलपमेंट का। कि पेरेंट्स जो होते हैं वो डिमांड करते हैं बच्चे से कि वो 100% परफेक्शन दे हर काम में, और जिसकी वजह से फिर बच्चे के अंदर एक शटरिंग जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में ये चीज़ें आती है कि लसन इन्वायरमेंटल प्रेशर, बच्चे पे इन्वायरमेंटल प्रेशर कम दिया जाए। कोशिश की जाए कि उसकी जो एंग्जाइटी है उस बच्चे को वो कम हो, और जो चाइल्ड जो है वो रिकॉग्नाइज कर सके दूसरे पर्सन को कि, और चाइल्ड को ये चीज़ बताई जाए कि हमें हर इंसान फुली परफेक्ट नहीं हो सकता या फुली परफेक्टली स्पीक नहीं कर सकता। और चाइल्ड को जो ये समझाया जाए कि वो अगर उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है बोलने की तो वो उससे अवॉइड ना करे। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है स्कूल फोबिया।
फोबिया इज एन इंटेंस बट अनवारंटेड फेयर ऑफ सम ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो स्कूल फोबिया से ना गुजरता हो। मतलब यहाँ पे तो कुछ स्क्वेयर किस्म का स्कूल फोबिया बताएगा, लेकिन जो एक आम सिचुएशन होती है स्कूल की एंजाइटी की, उससे आई थिंक हर बच्चा ही गुजरता है। चिल्ड्रन जो होते हैं डेवलप एनिमल फोबियाज एंड ट्रांसपोर्टेशन फोबियाज तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्कूल फोबिया भी मोस्ट कॉमन है। स्कूल फोबिया कंसिस्ट करता है एंग्जाइटी पर, पैनिक पर एंड एब्डोमिनल पेन्स पर, जो कि डेवलप होती हैं जब बच्चा स्कूल में डिफरेंट चीज़ों को फेस करता है। अब ये हो सकता है कि उसके टीचर या क्लासमेट या एंटिसिपेशन ऑफ एन एग्जाम की वजह से भी हो, अगर कोई एग्जाम का प्रेशर है उस वजह से। इसके काजेस क्या हो सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट, कि बच्चा अवॉइड करता है स्कूल जाने से पनिशमेंट के डर से, एग्जाम के डर से, या अदर इटियोलॉजिकल स्टेट ये भी है कि जब बच्चे माँ से दूर होकर बहुत बहुत ज़्यादा टाइम वो अपनी मदर के साथ गुजारते हैं घर में, जब उन्हें अपनी मदर को लीव करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है स्कूल के लिए, तो वो इनसिक्योर फील करते हैं। मुझे अब ये भी लगता है कि ये बड़ा ही गलत कंसेप्ट है। यहाँ बड़े शहरों में तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन जो हमारे बैकग्राउंड सिटीज़ हैं उनमें ये बड़ा होता है कि बच्चों का कंपटीशन इतना ज़्यादा होना। और मतलब अब हम लोग इस बैचलर मास्टर लेवल पर पहुंचे हैं। आप लोग सोचें कि आप लोगों के फिफ्थ क्लास में कितने मार्क्स थे, एनीबडी नोज, सिक्स क्लास में कितने थे, सेवन्थ क्लास में कितने थे। मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ। लेकिन जब आप उस लेवल पे होते हैं ना, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, तो आपको घर से पूरी प्रेशर होता है पोजीशन लेनी है, स्कूल की क्लास से पूरी प्रेशर होता है, फलाना बच्चा मेरे से आ गया, उसके कितने नंबर आए हैं, उसके कितने नंबर। तो ये एक सवियर किस्म की एंग्जाइटी होती है। और फिर हमारे स्कूल इस तरह के होते हैं कि अगर दो बच्चों की पोजीशंस आ रही हैं, तो वो ये नहीं देखते कि दो बच्चे इनकरेज उन कितना होंगे, वो उन दो बच्चों को प्राइज देने की वजह से एक बच्चे का एक नंबर कम करेंगे, उसकी पोजीशन खत्म कर देंगे। और मुझे लगता है कि बड़े शहरों में, बड़े स्कूलों में ऐसा नहीं होता, आई होप कि ऐसा ना होता हो, लेकिन छोटे शहरों में होता है। कि मतलब आप ये तो देखो कि आपके एक प्राइज की क्या अहमियत है, कितने पैसे लग जाएंगे, लेकिन आगे देखो कि उस बच्चे की कितनी उसे मोटिवेशन मिल रही है, कितनी इंकरेजमेंट मिल रही है। और अगर आप उसे नहीं दे रहे तो वो कितना डीमोटिवेट हो रहा है यार। मतलब कितना स्ट्रेस हो रहा है, मतलब इतना शदीद किस्म का स्ट्रेस, शदीद किस्म की एंग्जाइटी कि पोजीशन लेनी है, नंबर लेने हैं, बच्चे को दौड़ में लगाया हुआ। जब असल स्टडी स्टार्ट होती है मैट्रिक के बाद एफएससी से, तब हमारे घर वालों को पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तब वो हमें समझते हैं ये इंडिपेंडेंट है। और उससे पहले जो कोई फायदा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रही कोई फायदा नहीं होता, लेकिन एक लेवल पे रख के बच्चे को, बच्चे की सबसे ज्यादा जरूर, अब हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अब हमें पता चलता है कि कितना जरूरी है बच्चे के माइंड को फ्रेश रखना। क्या आप अपने माइंड, बच्चे के माइंड को कंप्रोमाइज कर रहे हैं नंबरों पर? मतलब देखें तो सही, समझे तो सही चीजों के। आपके घर में छोटे बहन भाई होते होंगे, आप लोग उन्हें देखें कि मतलब उन्हें कितना पीयर प्रेशर होता है कि नंबर लेके आने हैं, पोजीशन लेके आनी है। और वो याद भी नहीं होता बाद में कितने नंबर आए थे, क्योंकि नहीं मैटर करता भाई, सिक्स क्लास के नंबर क्या मैटर करते हैं, सेवन्थ के क्या मैटर करते हैं। बच्चे को एक एवरेज लेवल पे मेहनत करना सिखाएं। बच्चे को एक एवरेज लेवल पे मोटिवेट उसे मोटिवेट करें। उसकी मोटिवेशन, उसके माइंड का सुकून, उसका एक फ्रेश माइंड, उसकी एक अच्छी हेल्दी लाइफ सबसे ज्यादा जरूरी होती है। फॉर्म ऑफ द एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आगे कुछ चिल्ड्रन से बताया हुआ है। सेपरेशन एंग्जाइटी, सेपरेशन एंग्जाइटी में जो हमने ऊपर बात की है कि बच्चे को ये डर होता है कि वो पेरेंट्स से दूर होगा, तो वो इनसिक्योर होगा, उसके पेरेंट्स को घर से पीछे से कुछ ना हो जाए, या वो अगर घर से बाहर निकले वो इंजरी ना हो जाए। तो इस तरह के कुछ फेयर्स होते हैं जो बच्चों के अंदर पाए जाते हैं, और वो फेयर किसी खास वजह से पाए जाते हैं। बचपन में बच्चों के साथ कुछ ऐसे ट्रॉमाज हुए होते हैं जो इनके बारे में हम बड़ा डिटेल से पिछले सब्जेक्ट्स में पढ़ कर आए हैं। और फिर इस तरह बच्चे की जो एंग्जाइटी होती है ना, वो इंक्रीज करती जाती है जब वो स्कूल छोड़ता है, या वो स्कूल को चेंज करता है, या अपने घर से दूर जाता है। अवॉइडेंट डिसऑर्डर से अवॉइडेंट में, कि जब मतलब यूजली फाइन महसूस करता है अपने घर पे, जो यंगस्टर्स होते हैं विद अवॉइडेंट डिसऑर्डर श्रिंक फ्रॉम इंटरेक्शन, दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में उन्हें मसला होता है, एम्बेरसमेंट शो करते हैं, और बहुत सारी स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओवर एंशियस डिसऑर्डर में कुछ बच्चे ओवर एंशियस बड़े होते हैं, कि मतलब उनका दिल करता है कि वो किसी से रिमुनेशन का मतलब अगर कोई चोट लगी है तो ज़्यादा चोट बताएंगे कि अटेंशन सीख कर सकें। एग्जामिनेशन की अगर टेंशन, तो वो ज़्यादा उसकी टेंशन लेंगे। और मतलब हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर अपनी ज़िंदगी में ओवर एंग्जाइटी लेकर आना, तो वो एक ओवर एंग्शियस डिसऑर्डर होता है बच्चों के अंदर। और इसके ट्रीटमेंट बताए हुए एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के थेरेपीज होती हैं, बिहेवियरल थेरेपी होती है,
और जबकि जो प्ले थेरेपी होती है, प्ले थेरेपी स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस के लिए होती है, और बिहेवियरल जो मेथड्स है, जो थेरेपी है, वो ज़्यादातर अप्लाई की जाती है अडल्ट्स के लिए। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा लेसन नंबर 5। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये लेक्चर बहुत लेंथी है क्योंकि आपके सब्जेक्ट में सिर्फ इसके 15 लेसन हैं। तो इसलिए थोड़ा लेंथी हो जाता है। आप लोगों को कंसेप्ट डिलीवर करना भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।